चलो आप लोग बताइएगा बाबू, ए का मूल क्वेश्चन होगा मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरला का। मोहिनी अट्टम की बात करूं तो ये केरला का लोक नृत्य है। आप बता देंगे बी ग्रुप यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है। ये बताएंगे तमाशा कहाँ का है? तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भी बताओ भाजा की गुफा कहाँ में है? कल भी क्वेश्चन हुआ है, भाजा की गुफा कहाँ में है? भूल गए बस एक ही दिन। पुणे महाराष्ट्र में है। भाजा की गुफा पुणे महाराष्ट्र में है। ये बता देना बाबू, भाजा की गुफा जो है ना, भाजा की गुफा का संबंध किस से है? बिल्कुल सही है, यानी भाजा की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। भी बताओगे बाबू, अजंता में गुफा संख्या 16वीं में किसका उल्लेख है? ठीक है। अजंता की गुफा आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण संभवतः गुप्त काल में हुआ था। अजंता जिसको कोई नहीं जानता, अजंता मतलब क्या? जिसको कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानेगा क्या होगा? गुप्त होगा। कोई नहीं जानेगा क्या होगा? गुप्त होगा। तो कहा जाता है कि अजंता के गुफा का निर्माण गुप्ता काल में हुआ था। कुल मिला के 29 गुफा था। कितना गुफा था? लेकिन प्रेजेंट बाबू 6 गुफा ही बची हुई है। अभी जो है ना अजंता में ओनली 6 गुफा बचा हुआ है, जिसमें गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी के बारे में चित्रांकन है। इसमें बाबू गुफा संख्या 16 में क्या है? मरणासन स्त्री के बारे में चर्चा है। आप बता देना अजंता में गुफा संख्या 17 में किसका चर्चा है? ठीक है। अजंता में बाबू गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया। अजंता के गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। और महात्मा बुद्ध के बाबू जन्म वगैरह का उल्लेख इसी में मिलता है। गुफा संख्या 17 में ही महात्मा गांधी के बारे में उल्लेख मिलता है। महात्मा गांधी बोल दिए, महात्मा बुद्ध के बारे में, सॉरी, महात्मा बुद्ध के बारे में भी बता देना। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां में होता है? ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करो बाबू तो 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में होता। नेपाल जो है बाबू, नेपाल का तराई इलाका है। नेपाल का एक तरह से कह लो शिवालिक हिमालय के नीचे में, शिवालिक हिमालय के नीचे में। हिमालय का 4 पार्ट बताया था ना। आप बता दोगे बाबू, ए ग्रुप का मूल क्वेश्चन होगा कि सबसे उत्तरी हिमालय का नाम बताओ। ठीक है। हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे उत्तरी हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे में बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, उसके ठीक नीचे में लघु हिमालय। ठीक है। और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। चलो बाबू बी बता देंगे। बी का मूल क्वेश्चन होगा गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था। उसे मृगदाव भी बोलते हैं, उसे मृगदाव भी बोलते हैं। सारनाथ ने पहला उपदेश दिया था। वहां पर अपने 4 शिष्यों को उपदेश दिया था। और सबसे अधिक उपदेश की बात होगी ना तो शरावस्ती में दिया था। और इन्होंने बाबू पाली भाषा का इस्तेमाल किया था। इन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था। ये बता देना बाबू, संवेद शिखर कहाँ में है? संवेद शिखर कहाँ में है? काफी चर्चा बाबू, काफी चर्चा, लाइमलाइट में क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पक्का कहीं कहीं। वैसे भी बाबू हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ये है। लेकिन इतना चर्चा में है ना, इतना चर्चा में है, इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाने की बात हो रही है। तो जैन समुदाय ने काफी प्रोटेस्ट किया, विरोध किया है।
बी बताओ। झारखंड के बाबू गिरिडीह जिला में है। झारखंड के गिरिडीह जिला में बाबू पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ कम्मे गुरु थे बाबू, जैन धर्म के तीर्थंकर थे। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारस में कहा जाता है कि पारसनाथ का है ना, वहीं पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। पारसनाथ की चोटी बाबू जो झारखंड में है, झारखंड के गिरिडीह जिला में, झारखंड के गिरिडीह जिला में है। और ये पारसनाथ की चोटी छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी है बाबू। काफी चर्चा में है वो, काफी चर्चा में। समेध शिखर पारसनाथ की चोटी पर जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है बाबू। क्वेश्चन किनका होगा बता देंगे बाबू। कुटियाट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक, केरला का। कुटियाट्टम और कृष्णाट्टम दोनों केरला का। कुटियाट्टम और कृष्णाट्टम, कुटियाट्टम और कृष्णाट्टम केरला का लोक नृत्य है। ये बता देना भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की बात होगी। ये देखो ये पश्चिमी घाट है। ये देखो ये पश्चिमी घाट अरब सागर से सटा हुआ। ये बाबू यहाँ से, ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर केरला तक ये पश्चिमी घाट है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। ये पूर्वी घाट है, इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर और हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर। तो सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर्वतमाला में पाई जाती है। वो ऑप्शन नहीं होगा तो मारिएगा साइलेंट वैली। वो भी ऑप्शन नहीं होगा तो नीलगिरी मारिएगा। वो भी ऑप्शन नहीं होगा तो शांत घाटी या मौन घाटी होगा। शांत घाटी या मौन घाटी होगा। चलो बी बता देना बाबू। बी का मूल क्वेश्चन होगा, नहीं किनका होगा? ए का होगा। बताओ माच कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? ए माच कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? माइनस हो गया। अभी बताओ। ठीक है, मध्य प्रदेश है। माच मध्य प्रदेश का एक ट्रेडिशनल नृत्य है। माच माछ नहीं, माछ भात ज्यादा होता है। माच माकर माच या माच माच। हाँ बी बताओगे बाबू। भवई कहाँ का लोक नृत्य है? बिल्कुल सही जवाब, भवई गुजरात का। भवई गुजरात का लोक नृत्य है। ए बता देना बाबू 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ में हुआ? गुजरात में हुआ। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है। बी बता देंगे आप लोग। किस युग को बाबू स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है? गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। ये बताना अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखता है? कालिदास लिखता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करूं बाबू तो कालिदास लिखता। अभी बताओ VTR कहाँ में है? VTR कहाँ में? VTR कहाँ में है? बी का क्वेश्चन है। VTR। अब मैं फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा तू। VTR कहाँ में? ठीक है, बिहार में। वाल्मीकि, इसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। इसे VTR कहा जाता है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। आपको पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके बीच से गंडक नदी गुजरती है। ये बताओगे बाबू VTR के नेपाल वाले पार्ट को क्या नाम दिया गया? यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के नेपाल वाले हिस्सा को क्या कहा जाता है?
ये चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता बाबू, चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता। बी बताओगे, सिकंदर के आगमन के समय मगध पर किस वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। ठीक है। सिकंदर के आगमन के समय, भारत विजय अभियान के समय मगध पर नंद वंश का शासन था। ये बताना नंद वंश के किस शासक का शासन था? ठीक है, नंद वंश के घनानंद का शासन हुआ करता था। बी बताओगे, चौथ बाबू एक प्रकार का कर था। चौथ क्या था? एक प्रकार का, ये किसके द्वारा वसूली की जाती थी? ठीक है, मराठा के द्वारा चौथ और सर देशमुखी दो प्रकार का कर वसूल किया जाता था। ये बताओगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? हरिहर और 1336 में करता बाबू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने 1336 में करता। भी बताओगे बाबू, विजयनगर साम्राज्य का खंडहर कहाँ में है? हम्पी कर्नाटका में तुंगभद्रा किनारे है। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर की बात करूं तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी कर्नाटका में है। हम्पी बड़ा भिविया क्वेश्चन है, बड़ी भिविया क्वेश्चन है बाबू, पक्का कहीं न कहीं पूछा जाना। ये बताओगे, बहमनी साम्राज्य का फाउंडर कौन है? ठीक है, 1347 में बहमनी साम्राज्य का फाउंडर हसन गंगू है। 1347 में स्थापना करता है। 1347 में इसका स्थापना होता है। बी बताओगे बाबू, बताओगे, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। पहला था अल्मेडा था। पहला पुर्तगाली गवर्नर का नाम अल्मेडा था, दूसरा अल्बुकर्क था। तो आपको बता देना है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीन लिया था? ठीक है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। वो गोवा जो है ना, ये देखो, ये गोवा है, अभी जस्ट बता रहा था, तो ये गोवा है। और बाबू बीजापुर यही कर्नाटका में है। यहाँ पे कर्नाटका में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका से टचिंग करता है। एक्चुअली ये कर्नाटका में है। तो बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था, इसी कब्जा में गोवा था। ठीक है, तो गोवा से 1510 में क्या किया बाबू? छीन लिया। अल्बुकर्क ने बीजापुर को, ये बीजापुर के शासक अल्बुकर्क से क्या किया? गोवा को छीन लेता। कौन छीना? अल्बुकर्क ने छीन लिया। ये बोल देना बाबू, बेदरा का युद्ध कब होता? ठीक है, बेदरा का युद्ध जो है 1759 में होता है। बेदरा का युद्ध 1700। ये युद्ध बाबू किससे किसी बीच होता मालूम है? डच और अंग्रेज के बीच होता है। इसमें डच का पतन हो जाता है, समझ गए? बी बता देना बाबू, औद्योगिक वेतन भोगी रखने वाला पहला कंपनी का नाम बताओ। डच। औद्योगिक वेतन भोगी रखने वाला पहला कंपनी है डच। ये बताओगे बाबू,
महात्मा बुद्ध के समकालीन दो राजाओं का नाम बताइए। एक है, ठीक है, दोनों बाप बेटा था। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजा हुआ करते थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बिंबिसार बाबू बिंबिसार को मगध का फाउंडर माना जाता है, यानी कि राजगीर का वास्तविक फाउंडर माना जाता है। हर्यक वंश के फाउंडर यही है। मगध का पहला शासक हर्यक वंश है और हर्यक वंश के फाउंडर बिंबिसार है। क्या हुआ? बिंबिसार और प्रसेनजीत ही होगा। कौन से? ये बुद्ध के समकालीन। मैं मगध की राजा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कौशल के राजा थे ना। चलो बी बताओगे बाबू साहब कि क्वेश्चन क्या था? हाँ, आप बताइएगा कि मगध के सबसे प्राचीन राजा का नाम बताइए। बृहद्रथ। उसके वंश के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और उसी का बेटा था जरासंध। उसी बेटा का नाम था जरासंध बाबू। ये बता देंगे भारत का एकमात्र डोरमेंट वोल्केनो कौन सा है? माइनस हो गया। भारत का एकमात्र डोरमेंट वोल्केनो द्वीप कौन सा है? भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? नारकोंडम है। अरे वही डोरमेंट में तो सोया हुआ है, सोया हुआ अवस्था में। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी जो सोया हुआ अवस्था में है, ठीक है, वो है नारकोंडम। नारकोंडम अभी जस्ट पढ़ाया था आपने। नारकोंडम अंडमान निकोबार। नारकोंडम देखो यहाँ पर, अब जाकर मैं सर्च करना नारकोंडम कहाँ। नारकोंडम ये है। और एक्टिव होगा ना, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप होगा तो गायरन होगा। ये भी यहीं पर है बाबू, ये भी वहीं पर है। बी बता देना। नील द्वीप का नया नाम क्या हो गया? ठीक है। अरे व्यक्ति शहीद होने के बाद खून का रंग नीला हो जाता है। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप। ये भी अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ही है। ये बताओ हेवलॉक का नया नाम? स्वराज द्वीप है। हेवलॉक का नया नाम वो भी अंडमान निकोबार में ही है। वो भी आप बताओ। रॉस द्वीप का नया नाम? सुभाष चंद्र बोस जी को रास नहीं आया, ठीक है। ये भी अंडमान में ही है। ये भी अंडमान में ही है। ये बता देना बाबू, हरिकोटा किस राज्य में है? आंध्रा में है। हरिकोटा आपको आंध्रा में है। हरिकोटा है बाबू, ये आंध्रा में है। भी बताओ पुलिकट झील कहाँ में है? ठीक है। आंध्रा और तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन इसका अधिकांश पार्ट है ना आंध्रा में। 97% हिस्सा आंध्रा में है और 3% हिस्सा तमिलनाडु में है। ये बताना डिंडीगुल नगर किस लिए फेमस है? तमिलनाडु में डिंडीगुल है। ये किसके लिए फेमस है? कोई चीज का प्रोडक्शन होता है वहां पर। डिंडीगुल किस लिए फेमस है? भी बताओ बाबू साहब। ताला उद्योग के लिए, ठीक है। जैसे ये अलीगढ़ भी ताला नगरी, अलीगढ़ को भी ताला नगरी बोलते हैं। डिंडीगुल तमिलनाडु में भी है ना, उसमें भी ताला बनता। भी बताना बाबू साहब, 1942 के मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण साहब किस जेल से फांद के भाग गए? ठीक है। 1942 के क्रांति में जयप्रकाश नारायण साहब हजारीबाग जो झारखंड में है, वो जेल से फांद कर नेपाल भाग गए थे। ये बता देना बाबू साहब, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया और कब किया? 1931, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी
यानी बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना 1931 जेपी साहब ने किया था। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण साहब ने किया था। भी बताओ, जेपी मूवमेंट का आगाज पटना के किस मैदान से हुआ था? ठीक है, 1974 में। 1974 में जेपी मूवमेंट का आगाज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हुआ था। और ऐसा आगाज हुआ बाबू कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, इमरजेंसी लगाना पड़ता है। ये बता देना बाबू साहब, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया और कब किया? ठीक है, इसका भी स्थापना जेपी ने ही किया था। बड़ा वीवीआई क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया? जेपी ने किया। 1934 की बात है ये, 1934 की बात है बाबू साहब। चलो अगला क्वेश्चन होगा, अखिल भारतीय किसान महासभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में किया था, लखनऊ में किया था। आपको बता देना इसके प्रथम महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। देखो 5 क्वेश्चन हो गया इसमें। अखिल भारतीय किसान महासभा का स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ में किया था? लखनऊ में किया था। किस वर्ष किया? 1936 में किया था। 1936 में किया था। इसके पहले महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। और पहला चेयरमैन होगा तो चेयरमैन खुद थे ये, स्वामी दयानंद नहीं, सहजानंद सरस्वती होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब थे। चलो ये बताओगे, बिहार किसान सभा का स्थापना किसने किया? 1929। ठीक है, बिहार किसान सभा का स्थापना 1929 में 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। भी बताना बाबू, अब तक बिहार में कुल कितना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है? 2 हुआ। 1912 बांकीपुर पटना, 1912 बांकीपुर पटना। आर.एन. माधोलकर चेयरमैन है शायद। पहला बार बिहार में अब तक मात्र 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1912 और 1922। 1912 वाला बांकीपुर पटना में हुआ था। पहला अधिवेशन बिहार में 1912 बांकीपुर पटना, जिसके चेयरमैन आर.एन. माधोलकर साहब हुए थे। और बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है गया में, जिसका बाबू अध्यक्षता 1922 में होता है। और उसका अध्यक्षता जेल से करते हैं रास बिहारी बोस। हाँ सॉरी, सी.आर. दास करते हैं। उसका अध्यक्षता जेल से ही सी.आर. दास करते हैं 1922 में। ये बताओगे बाबू, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना? बताओ किस नदी पर बना? फाल्गु नदी पर बना। ये क्वेश्चन पूछा था ना अभी सचिवालय में। बिहार का सबसे बड़ा रबर डैम का, बिहार ही नहीं देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण फाल्गु नदी पर गया जी में हुआ है। चलो ये बताना, उस फाल्गु नदी के गया जी डैम में पानी कहाँ से जाता है? ठीक है, वो गंगा का पानी बाबू पाइपलाइन के माध्यम से मोकामा से जाता है। भी बता देंगे साहब, विष्णुपद मंदिर किसने बनवाई थी? रानी अहिल्याबाई ने बनवाई थी। विष्णुपद टेम्पल की बात करो बाबू, तो रानी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की शासिका थी, इंदौर की शासिका थी। ये बता देंगे बाबू। राज्यसभा का पदेन चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
राज्यसभा का पदेन चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है। बी बताओगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति है, हाँ, जो मनोनीत, हाँ, दोनों में कौन लेता है? राज्यसभा लोकसभा को मनोनीत और निर्वाचित दोनों। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव बाबू लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेते हैं। ये बताना राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ठीक है। देखो बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। क्योंकि 12 लोग को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 2 को करता है, जिसको हम तो अपने लोग करेगा, हम ही को वोट देगा, इसीलिए वो वाला नहीं लेता है। हाँ, अब हटा दिया लोकसभा में। चलिए बी बता देंगे बाबू। आर्टिकल 17 का संबंध बोल दो। ठीक है। आर्टिकल 17 यानी 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 बताओ एक बार। ठीक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अवसर का उल्लेख है, यानी कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, कोई वीआईपी नहीं है कानून की नजर में। जितना एक बाबू आम जनता के जीवन का वैल्यू है, उतना प्रधानमंत्री का ही वैल्यू है, दोनों का सेम वैल्यू है। हमारा संविधान यही कहता है। बी बताओगे बाबू, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। बिल्कुल सही जवाब, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ये बता देंगे अष्टमुडी झील कहाँ में है? केरल में। अष्टमुडी झील बाबू केरल में है। अष्टमुडी झील की बात करूं तो केरल में। भी बताओ उमियम झील कहाँ में? हाँ, कल भी क्वेश्चन हुआ था। उमियम झील जो है ना, मेघालय में है। ए का मूल क्वेश्चन होगा, विंग्स ऑफ फायर किनका ऑटोबायोग्राफी है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का। अरे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति साहब थे, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान जो है ना, जो देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आजाद नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, इनका नाम आजाद नहीं लगा हुआ है। अब वो शिक्षा मंत्री थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए थे। भी बता देना बाबू, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। इनका जन्म कब और कहाँ होता है? डेट बताइए, छोटका डेट। तमिलनाडु के रामेश्वरम जिला के धनुषकोडी गांव में होता है और 1931 में होता है। जिस महीना महात्मा गांधी को होता है उसी महीना में होता है, इतना जान। ये बोलो, देखो 15 अक्टूबर 1931 को जन्म होता है इनका। ये बता देना इनका मृत्यु कब होता है, छोटका डेट सहित। छोटका डेट
बी बताओ। 15 जून 2015, 14 जून, 27 जुलाई है। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में इनका मृत्यु होता। भाषण देते समय बच्चों के बीच वो संबोधन कर रहे थे, संबोधन करते करते गिर गए। बी बताओगे। IIM शिलोंग, शिलोंग किसकी राजधानी है? ये मेघालय की राजधानी, ठीक है। बताओगे बी ग्रुप, विक्रम संवत की शुरुआत कब होता है? 58 BC, ठीक है बाबू। विक्रम संवत 58 BC में होता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को खदेड़ कर भगा दिया था, उसके उपलक्ष्य में शुरू किया था। आप बताओगे बाबू, शक संवत की शुरुआत कब होता है? 78 AD है, ये ईस्वी है। बताओ बी ग्रुप बाबू, हिजरी संवत की शुरुआत कब होता है? 622 ईस्वी में होता है। ये बताओ गुप्त संवत की शुरुआत कब होता है? 319 में होता है। 319 ईस्वी में होता है। बी बताओगे बाबू, फिलाटेली में किसका संग्रह की जाती है? डाक टिकट का। ठीक है, डाक टिकट संग्रह को फिलाटेली कहा जाता है। न्यू मिसमेटिक्स बोल दो बाबू आप लोग। पुराने सिक्कों के अध्ययन न्यू मिसमेटिक्स में की जाती है। बताओ बी ग्रुप, बैंक नोट प्रेस कहाँ में है? देवास में। बैंक नोट प्रेस देवास में साहब। अखबारी कागज के लिए कौन सा भारतीय शहर मशहूर है? नेपानगर, मध्य प्रदेश। अखबारी कागज के लिए नेपानगर मध्य प्रदेश फेमस है। बी बता देना बाबू साहब। मालगुडी डेज पुस्तक कौन लिखा है? R.K. नारायण साहब लिखते हैं, ठीक है। मालगुडी डेज पुस्तक R.K. नारायण साहब लिखे हैं। बी बताओ ए ग्रुप, ए बैंड इन द रिवर पुस्तक कौन लिखते हैं? ए बैंड इन द रिवर पुस्तक कौन लिखते हैं? ए बैंड इन द रिवर पुस्तक कौन लिखते हैं? बी बताना। लिखो BS नॉयपॉल साहब लिखते हैं। BS नॉयपॉल साहब लिखते हैं। बी बताना। आयुर्वेद के सबसे प्राचीन आचार्य कौन थे? चरक थे, ठीक है। आयुर्वेद के सबसे प्राचीन आचार्य का नाम चरक था। ए बता देना बाबू। कितना भारतीय राज्य है ना जिसका सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है और न ही तटीय सीमा का स्पर्श करता है? कितना भारतीय राज्य है ना जिसका सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्पर्श करता है और न ही जलीय सीमा का स्पर्श करता है? बोल रहे हो? सर रुक जाइए। अरे देखना नहीं है। माँ बी बताओ। 5 है। देखो यहाँ पर तेलंगाना की बाउंड्री देखो, तेलंगाना ये है ना, इसका ही बाउंड्री बाबू टच नहीं करता है। तेलंगाना बीच में एक हो, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा 5। ये बड़ा भिविया क्वेश्चन है। कितने भारतीय राज्य हैं जिनका सीमा
ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही जलीय सीमा को स्पर्श करता है, पूर्ण रूप से लॉक्ड है ये लोग। ये 5 स्टेट बाबू पूर्ण रूपेण क्या लॉक्ड है ये। अब बी का क्वेश्चन होगा कितना यूटी है ना बाबू, यूनियन टेरिटरी है जिसका सीमा ना तो जलीय सीमा से लगता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। कितना यूटी, भारत में कुल मिलाकर 8 यूटी है। कितना यूटी यूनियन टेरिटरी है जिसका सीमा ना तो जलीय सीमा से लगता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। ठीक, 2 है, दिल्ली एंड हरियाणा। देखो दिल्ली एंड हरियाणा, अच्छा देखो दिल्ली एंड चंडीगढ़, और बाकी देखो लद्दाख है तो बाबू इंटरनेशनल बॉडी को टच करता है। कश्मीर को भी वही हाल है। अब आइए देखो, अंडमान पूर्ण रूपेण पानी में है, लक्षद्वीप पूर्ण रूपेण पानी में है। अंडमान तो देखो ये बंगाल खाड़ी में हो गया, लक्षद्वीप यहाँ हो गया। अब देखो पुडुचेरी भी देखो वाटर बॉडी टच करता है, दादरा नगर हवेली भी करता है। दिल्ली एंड चंडीगढ़ 2 हो गया। ये बता देना बाबू, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। देखो कौन कौन राज्य है, इधर आएगा, देखो इधर से ऐसे, देखो ऐसे ये है यूपी, एमपी, सीजी, एपी एंड ओडिशा। देखिए यूपी, एमपी, सीजी, ओडी एंड एपी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र, 5 राज्यों से गुजरती है। जब डीप में क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसे पूछ लेगा कि बताइए भारत का मानक समय किस राज्यों से नहीं गुजरती है। 5 आपको याद होना चाहिए। क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्रा। चलो बी बता देना बाबू, भारत का मानक समय किस स्थान से गुजरती प्रॉपर? इसका प्रॉपर स्थान है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है बाबू। ये बता देना बाबू, आपको बता देना है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारत का कर्क रेखा 3.5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, किस राज्य में प्रतिषेध करती है? क्वेश्चन सुनो पहले। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस राज्य में प्रतिषेध दोनों करती है, क्रॉस करती है? कंफर्म बोलो, एक दोनों में से। छत्तीसगढ़ में क्रॉस करती है। कर्क रेखा आप मैप में ढूंढ के देखना, ये सब क्वेश्चन, ये सब लूसेंट वगैरह में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब वो सब जमाना गया, जो थोड़ा एडिशनल चीज जानो, जो सबको जानता है ना उससे अधिक आपको जानना। उतना जानोगे तो रिजल्ट नहीं होगा, उससे अधिक आपको जानना। आपको बता देना बाबू, कर्क रेखा जो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। आप बता देना, ए का मूल क्वेश्चन होगा, बताइए किस राज्य से कर्क रेखा और भारत का यह ना ये मानक समय दोनों गुजरती है? ठीक है। इसके अलावा बाबू एक और राज्य है गुजरने वाली है ना, मध्य प्रदेश भी होगा। देखो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों वैनिस्ट है ना, दो स्टेट होगा।
क्वेश्चन ये है, भारत का मानक समय और कर्क रेखा बाबू कितने राज्यों दोनों एक साथ गुजरती है? एक साथ नहीं, दोनों राज्यों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों गुजरती है। उभयनिष्ठ हो रहा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन किनका होगा बताओ? ए का होगा। बताओ जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम और भारत के मानक समय में बाबू कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। 5.5 घंटा का, चूंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 को 4 से गुना कर दीजिए तो 5.5 घंटा आता। क्या आता बाबू? 5.5 घंटा का अंतर होता है। ये बता देंगे बाबू साहब, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी जल विद्युत परियोजना की बात करूं तो ये टिहरी जो है ना, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। बी बताओगे, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ में है? कपूरथला पंजाब में है। देखो आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। कपूरथला कहाँ बाबू? आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री की बात करूं कपूरथला पंजाब में है। आप बताओ इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ में? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ में है? ये कोयम्बटूर में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करूं, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेटेड, ठीक है, कंबाइंड रूप से होगा कुछ ऐसा। बी बता देना, खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ में है? पटना में। खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। ये बताओगे बाबू साहब, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। बी बताओगे, सबसे अधिक जनजाति की प्रतिशतता किस राज्य में है? देखो यहाँ पर सबसे अधिक वनों का परसेंटेज भी यही मिजोरम में है। भारत में सबसे अधिक वनों की प्रतिशतता मिजोरम में है और वनों की प्रतिशतता है तो बाबू आदिवासी जनजाति का भी प्रतिशतता मिजोरम में ही है। ये बता देना, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति की उपजाति है? भारत के किस राज्य में जनजाति की सर्वाधिक उपजाति है? जनजाति की सबसे अधिक उपजाति में तो उसका जाति है, जनजाति आदिवासी में उसका भी जाति होता है ना। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या? किस राज्य में बाबू जनजाति की सबसे अधिक उपजाति है? माइनस हो गया। एमपी तो उसका संख्या ज्यादा है, माइनस हो गया। ओडिशा में जनजाति की सर्वाधिक उपजातियां हैं। ओडिशा। बताओ भी, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। ओडिशा में है बाबू। इरावदी नदी किस देश में बहती है? इरावदी नदी किस देश में बहती है? म्यांमार, ठीक है। इरावदी नदी म्यांमार में बहती है। मोबाइल फोन का आविष्कार कौन किया अभी बता? मार्टिन कूपर किया। टेलीविजन का बोल दो एक ग्रुप, जेएल